उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं। आज फिल्मी दुनिया के एक बहुत बड़े गीतकार की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। उन गीतकार का नाम है S.H. बिहारी। पहले एक मोन्टाज सुनते हैं ताकि आप उनके काम से वाकिफ हो सकें। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में है शाहिदा बिहारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूनुस भाई, और मेरी तरफ से सारे सुनने वालों को आदाब, नमस्ते। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ आपके साथ, और मैं आज आपको अपने डैडी के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, इसीलिए हमने आपको यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में बुलवाया। इतने बड़े गीतकार, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में हमें बहुत कम चीजें पता हैं। तो जाहिर है कि हम उनकी पूरी कहानी आज अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, शमसुल हुदा साहब की पैदाइश 1922 की है और वो आरा जिले में पैदा हुए थे। और इत्तेफाक की बात देखिए कि आरा जिले ने फिल्म इंडस्ट्री को 2 गीतकार दिए हैं। जी जी, एक है शैलेंद्र और एक है S.H. बिहारी। जी बिल्कुल। तो जरा वहां से शुरू कीजिए, आरा से दास्तान के। क्या करते थे बिहारी साहब के परिवार वाले लोग और किस तरह की जिंदगी थी? देखिए, उतना तो मुझे पता है कि डैडी आरा में एक गांव होता था या पता नहीं कस्बा था, कमल कुछ, तो वहां के थे वो, और वो सोन नदी जो है वो वहीं से बहती थी। तो मुझे इतना पता है कि जो मेरे दादा थे उनका नाम था मोहम्मद गफूर, और वो बहुत अच्छे तैराक थे। तो वो सोन नदी में अक्सर बाढ़ आ जाती थी वहां पे, तो वहां पे वो तैराक थे। और उस जमाने में भी उन्होंने हज किया हुआ था। दादी थी, और मैं तो उस वक्त, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत बाद में डैडी ने बताया। जी जी, डैडी ने बताया। उनके एक भाई और एक बहन, छोटे भाई, ये बड़े थे सब में, डैडी मेरे सब में बड़े थे। और उन्होंने अपना स्कूल तो वहीं से किया होगा, आरा से किया होगा। कॉलेज उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से किया है, और उन्होंने ग्रेजुएशन वहीं से किया। हिस्ट्री उनको बहुत पसंद थी, और जो मुझे भी बहुत पसंद थी। और उन्होंने वहां पे वो मोहन बागान के लिए फुटबॉल भी उन्होंने खेला है। क्या बात है। तो एक तरफ जहां प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, तो ये साबित करता है कि पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी काफी ज्यादा रही होगी। जी हाँ, और इनका इंग्लिश में काफी होल्ड था, अंग्रेजी में, और बंगला भी उनको आती थी। सिंस वो काफी 4 साल वहीं रहे, 4 या 5 साल रहे थे कलकत्ता में, तो ही वॉज वेरी फ्लुएंट विद बंगला ऑल्सो। बंगला उनको बहुत अच्छी आती थी। और वो भी एक रीजन है कि काफी म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, सॉन्ग डायरेक्टर जो बंगाली थे फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है ना। मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह की कहानियां पता हैं? फैमिली में क्या शायरी की कोई हिस्ट्री थी? नहीं, ना उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री थी, ना अब उसके बाद कोई हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री है। पता नहीं डैडी को कैसा शौक हो गया था, लेकिन ये सुनने में आया कि डैडी बचपन से ही उनको शौक था, वो लिखा करते थे। और यही शौक उनको फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब किया था कलकत्ता में, बाटा में, मगर वो शौक उन्हें ज्यादा वो वहां रहे नहीं, और यही शौक उनको मुंबई, बॉम्बे जो था पहले, वहां खींच लाया। और फिर उन्होंने बॉम्बे में करुणा साहू कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करना शुरू किया था। जी, आपने मुझे बताया कि जब वो वहां कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक
ऐसा कॉलेज जो बहुत रेपुटेड कॉलेज है और जी जी जाहिर है कि अपना घर छोड़ के गए थे तो हॉस्टलर्स रहे होंगे, वहां की जद्दोजहद की कोई कहानियां हैं? वहाँ की ये कहानी है जो डैडी बताते थे कि वहाँ पे मतलब बहुत ही क्रीम ऑफ द क्रीम, मतलब काफी पैसे वाले नवाबों के बच्चे पढ़ने आते थे और डैडी ठहरे बिहार के, तो यही वजह रही थी कि उनका बहुत वहाँ पे खिंचाई होती थी, तो उनके दिल में ये बात बैठ गई थी। तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ने कभी उनको मौका दिया और उनकी शोहरत होने लगी या उनको कुछ नाम मिला तो वो अपना बिहारी जरूर ऐड करेंगे अपने नाम के साथ। तो अगर आप देखेंगे यूनुस भाई, तो पहले उनका सारे रिकॉर्ड्स में शमशुल हुदा आता था लिख के, और जैसे उनको शोहरत मिलने लगी शर्त फिल्म से तो उन्होंने शमशुल हुदा का एसएच करके बिहारी ऐड कर दिया। क्या बात है, देखिए ये होता है अपने इलाके से, अपनी जमीन से, बिकॉज ही वॉज वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी, यू नो, सो उसमें कोई ये नहीं है कि उनको गर्व था उनको कि मैं बिहार का हूँ। और फुटबॉल से जुड़ी क्या कहानी? फुटबॉल उन्होंने काफी खेला है मोहन बगान के लिए, और कहानी तो एक थोड़ी अफसोसनाक है क्योंकि वो उनके एक बड़े भाई थे, सॉरी मैंने आपको कहा कि उनके दो, एक भाई एक बहन हयात थे, लेकिन उनसे बड़े एक भाई थे उनके जिनका नाम नूरुल हुदा था। एक्चुअली उनकी वजह से डैडी जो भी बने और उनको पढ़ाई में आगे करना ये करना, वो बहुत डैडी को ये करते थे। तो फुटबॉल जब उनका मैच होता था देखने जाते थे, मैच के दौरान उनको फुटबॉल आके लग गया था चेस्ट पे, छाती पे, और उसके मतलब काफी उनको जख्म अंदर से उनको तकलीफ हो गई थी, तो उसी में उनका इंतकाल हो गया था। नूरुल हुदा साहब का जी जी। और उसके बाद डैडी ने, जो मेरे बाद में पहली मतलब डैडी की बेटी हूँ, तो सेकंड जो मेरे भाई हुए थे डैडी ने उन्हीं के नाम पे नूरुल हुदा रखा था। अच्छा, ये इतना प्यार था? जी जी बिल्कुल, बहुत प्यार था उनसे। तो क्या इस हादसे के बाद उन्होंने फुटबॉल छोड़ दिया? फुटबॉल छोड़ा तो नहीं, लेकिन वो ऐसा हुआ जब वो मुंबई शिफ्ट हो गए, वो तो कॉलेज का जमाना था, फिर आदमी अपने लग जाता है काम धंधे में, तो फिर शायद उनको मौका नहीं मिला और मुंबई आ गए, तो मुंबई आके फिर उन्होंने अपनी शायरी शुरू कर दी। लेकिन कोलकाता कोई छोटा शहर तो था नहीं जी, तो वो क्या वजूहात थी जिनके रहते वो मुंबई की तरफ आए? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो यही थी कि बस उनको बॉम्बे आके अपना फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था, उनको गीतकार बनना था। अच्छा, ये तय था उनका? हाँ जी हाँ। लेकिन क्या कॉलेज के जमाने में या स्कूल के जमाने में कोई फिल्मों से जुड़ी कहानियां हैं कि किसी के दीवाने हो गए थे? उतना नहीं मुझे पता है कि किसी के दीवाने या गानों से कोई कनेक्शन था, ये नहीं, ये कभी डैडी ने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो उस जमाने में जो वहाँ के गीतकार थे वो मतलब बॉम्बे के जो थे, उतना आने के बाद यहाँ से उनकी दोस्ती काफी हो गई थी, 2-3 गीतकारों से ज्यादा क्लोज थे वो जी, लेकिन उस जमाने का तो ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है जी। तो ये दास्तान जो हमने 1922 से शुरू की थी, 1922 से चले हम और पहुंच गए 1947 की तरफ, जहां पर हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो यहाँ देश के आजाद होने का एक गाना सुनते हैं, आजादी के जश्न का गाना सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बिहारी साहब का हो, लेकिन चूंकि ये मकाम ऐसा है देश की आजादी का, यहाँ एक गाना सुन के फिर आगे की कहानी सुनते हैं। बिल्कुल जी। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है। आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है।
शंख बाजे मस्जिदों में हो मंदिरों में शंख बाजे मस्जिदों में हो शेख का धर्म और दिने भर हम आजाद है शेख का धर्म और दिने भर हम आजाद है अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है झूठ कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए झूठ कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है अब कोई गुलशन न उजड़े भाई देश की आजादी का एक मंजर हमने इस गाने के जरिए पेश किया और ये वो जगह है जहां से हमें ये पता चलता है कि बिहारी साहब आ गए बंबई शहर में इतना बड़ा शहर और क्या कोई था उनका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं उनका अपना कोई नहीं था मैंने कहा ना उनको जॉब मिल गई थी यहाँ सर्विस मिल गई थी उनको करुणा साहू में तो वो इसलिए यहाँ पे उन्होंने शायद वहां से अप्लाई किया यहाँ पे उनको काम मिल गया वहां पे वो काम करते थे ये एक चीज रह गई कि कलकत्ता में जी हाँ सॉरी एक मशहूर कंपनी में काम भी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जूते बनाती थी और उसी के मतलब रेफरेंस से वगैरह जो भी था उनका सीवी था उनको काम किया हुआ एक्सपीरियंस था तो उन्होंने यहाँ पे बॉम्बे में करुणा साहू कंपनी में अप्लाई किया था उनको मिल गया वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे यहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए उसकी भी एक आपने जैसे कहा कि आजाद हो गया था हमारा देश और आपको फिर पता है कि 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उन्होंने एक नज्म पढ़ी थी उनके हत्या के बाद ऑल इंडिया रेडियो पे जिसे बॉम्बे में या बॉम्बे में अच्छा। जी जिसे सुन के अनिल बिस्वास जी ने उन्हें दावत दी थी उन्हें बुलाया था अपने पास और फिर वो लाडली में उन्होंने उनसे गाना लिखवाया था वाह वाह इस दौरान वो मुशायरे तो पढ़ा करते थे नहीं वो मुशायरे ज्यादा नहीं जाते थे उसका भी एक रीजन है कि उस जमाने के आपको पता होगा अब मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन जो भी थे काफी लोग थे वो उस जमाने के सोशलिज्म और कम्युनिज्म के दौर पे ज्यादा थे जी और मेरे डैडी नहीं थे उनका विचारधारा अलग थी हाँ। तो इसलिए वो उस जमाने के जो शायरे मुशायरे होते थे नॉर्मली अब नाम तो मुझे पता है लेकिन आई डोंट नो मैं ले नहीं रही हूँ सभी लोग समझ जाएंगे जी हाँ तो वो सारे लोग जो थे ना उनकी अलग ही विचारधारा थी वो अलग ही सोचते थे और डैडी नहीं सोचते थे डैडी वॉज वेरी डिफरेंट उनका माइंडसेट था तो इसलिए उन्होंने कभी मुशायरा ज्यादातर मुशायरा या एक किया है ऐसे नहीं कि नहीं किया है क्योंकि उन्होंने एक आध बताया था ने एक मुशायरे में ही फजली ब्रदर्स ने उनको सुना था फिर उन्होंने जो दूसरी दुनिया फिल्म थी उन्होंने श्री रामचंद्र के साथ लेकिन अभी यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में एक नज्म वो पढ़ते हैं क्या वो नज्म कहीं मौजूद है और क्या उसकी कुछ लाइनें सुनी या पढ़ी जा सकती हैं जो गांधी जी के ऊपर थी जी हाँ वो पढ़ी जा सकती है किस मुंह से हम कहेंगे दुनिया से ये दोबारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाह और भी इतना बड़ा झटका था गांधी जी की हत्या का और पूरी नज्म ही है लेकिन फिलहाल आप इतना ही जी बिल्कुल बताइए कि आकाशवाणी से उन्होंने ये नज्म पढ़ी और आज हम आकाशवाणी के ही स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं और अनिल विश्वास ने उन्हें रेडियो पर सुना और बुलाया तो फिर वो एक तरह से गीतकारी के रास्ते पर चल पड़े बिल्कुल उस गाने के बारे में बताइए अब वो तो मुझे नहीं पता लेकिन 2 गाने उसमें थे लाडली में डैडी के जिसमें एक गाना बहुत फेमस था और मैं चाहूंगी अगर आपके पास है तो आप वो गाना बजा दें और उसके बाद फिर उन्होंने मैंने आपको कहा दुनिया में फजली ब्रदर्स ने उनको कोई मुशायरा में डैडी करते थे मुशायरा लेकिन ज्यादा नहीं जाते थे वो मुशायरों में तो फिर उन्होंने वहां पे कुछ नज्म वगैरह पढ़ी थी तो फजली ब्रदर्स वहां थे मौजूद उन्होंने डैडी को दुनिया में श्री रामचंद्र के म्यूजिक में गाने लिखवाए थे जी तो लाडली का गाना पहले सुनते हैं लता मंगेशकर वाला गाना जी क्या बोलते हैं उसके तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है बिल्कुल ये गाना सुनते हैं जी
देखिए, ये गाना हमने लाडली फिल्म का सुना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, लता जी की आवाज में। जहां तक मुझे याद आता है मधुबाला पर फिल्माया गया था ये गाना। और जरा सोचिए कि आजादी के ठीक बाद का दौर और एक संघर्ष चल रहा है गीतकारी का। तो आपने बताया कि उसके बाद दुनिया नाम की फिल्म में उन्हें मौका मिला, और जहां तक मुझे याद आता है ये सुरैया वाले गाने थे। जी हाँ जी, सुरैया थी उसमें, और श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक था। जी जी। तो उसमें भी ये गाना बहुत फेमस हुआ था, जो हाय रे तूने क्या किया मुझको ये क्या बता दिया, दर्द जो मीठा मीठा था और उससे बढ़ा दिया। क्या बात तो है। ये गाना भी काफी उस वक्त फेमस हुआ था, और अभी भी मतलब भूले बिसरे गीतों में बजता रहता है। वाह वाह वाह। तो अनिल विश्वास के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये माना जाए क्या? वैसे तो आई डोंट थिंक उन्होंने फिर अनिल विश्वास के साथ कुछ और काम किया है, लेकिन उन्होंने बाद में उसी जमाने में श्याम सुंदर, रोशन जी के साथ भी एक फिल्म की थी बेदर्दी, मदन मोहन के साथ किया है, बसंत प्रकाश, जमाल सेन, इन लोगों के साथ काम किया है। तो यहाँ से आगे श्याम सुंदर के साथ भी उन्होंने कुछ काम किया है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने भाई बहन और निर्दोष 2 फिल्में की है जी। फिर बेदर्दी भी एक फिल्म जिसमें डैडी ने रोशन के साथ भी काम किया था, और उसके बाद में खूबसूरत में उन्होंने 1952 में मदन मोहन जी के साथ भी काम किया, जिसका ये गाना मेरे ख्याल से काफी मकबूल हुआ था, बीच बजरिया मोरी चुनरिया सर से सर की जाए। हाँ, ये मदन मोहन के शुरुआती दौर का एक गाना जी है। जी 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 जी। तो ये डैडी का लिखा हुआ था। उसके बाद में बसंत प्रकाश, जमाल सेन के साथ भी काम किया है। फिर आई 1954 में शर्त। अच्छा, तो क्या इस दौरान जब एक के बाद एक गाने कुछ आ रहे थे, स्थितियां बेहतर हुई थी, संघर्ष खत्म हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था संघर्ष खत्म। उनका इतनी जैसे उनको मिलनी चाहिए थी, मतलब गाने और मिलने चाहिए थे म्यूजिक डायरेक्टर के, नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था कुछ भी। मतलब बाद में जब उनको मकबूलियत मिली है, फेमस हुए हैं, वो उनको शोहरत मिली है, वो शर्त के बाद मिली है, और वो भी हेमंत कुमार के साथ। और उसका भी किस्सा है अपना शशादर मुखर्जी, एस मुखर्जी के साथ में, जो उन्होंने ही उनको इंट्रोड्यूस कराया था, उनकी फिल्म थी ये, अंडर देयर प्रोडक्शन। तो उसी में उनका वो मतलब पता नहीं किस्सा है, मैं बताऊं आपको। जरूर जरूर। हाँ, वो किस्सा हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि हाँ उनका मतलब संघर्ष जो चल रही थी खत्म ही नहीं हुई थी, तो उनके इस दौरान राजा मेहंदी अली खान जी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा था कि भाई तुम्हारा क्या है, बस कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी किस्मत का जो तुम्हारा जो है ना वो कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने एक किसी जैसे होते ना अपना जोशी बाबा पीर फकीर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने एक सिक्का उनको पढ़ के कुछ दिया था, कहता है 1 रुपए का सिक्का, तो वो बाजू में बांध लो, आपका काम बन जाएगा। तो डैडी ने बांध लिया, कहते चलो ठीक है। उन्होंने भी कहा, राजा साहब ने भी कहा, तो कह भाई ये देखो तुम्हारे को अभी अच्छे फिल्में मिलने लगेंगी। अब उसके बाद में भी कुछ 2-4 महीने गुजर गए, कोई बात नहीं बनी। अब वो चाह रहे थे इनसे मिलना, एस मुखर्जी साहब से, क्योंकि एक तो वो बंगाली थे, डैडी को बंगला अच्छी आती थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर जो बंगाली है उनसे मैं राब्ता करूं। तो वो उनसे मिलने जाते थे, फिल्मिस्तान स्टूडियो जो उनका होता था जोगेश्वरी में, मगर वो मिल नहीं पाते थे। अब एक दिन ऐसी वो बहुत देर तक खड़े रहे उनसे, मगर कुछ बात नहीं बन रही थी, और इनको लग रही थी भूख, बहुत जबरदस्त भूख डैडी को लगी। उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, तो उन्होंने वो 1 रुपया निकाला हाथ से जो उनका बंधा हुआ था, और वो सामने गए जहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, वहां पे उन्होंने चाय और कुछ समोसा या कुछ खाया 1 रुपए में जो मिलता था। और उसके बाद वो आके गेट के पास फिल्मिस्तान के जैसे आए वापस, तो एक आदमी भागता हुआ आया। उन्होंने बताया था कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, कहने लगा आपको बुला रहे अंदर मुखर्जी साहब। तो डैडी फिर अंदर गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या बेचते हो? तो डैडी ने कहा दिल के टुकड़े, लेकिन वो नहीं जो किसी ने लिखा है दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा जी। तो वो बहुत मुतासिर हो गए डैडी से, और फिर उन्होंने शर्त में उनको गाना लिखने के लिए दावत दी, और सारे गाने डैडी के शर्त में थे। क्या बात है। तो ये एक तरह से संघर्ष का किस्सा कि कितनी जदोजहद के बाद मौका मिलता है शशधर मुखर्जी से मिलने का, और उसके बाद शर्त फिल्म के गाने आते हैं, और वो भी हेमंत कुमार के गाने आज तक जी जी बहुत ज्यादा मशहूर। बिल्कुल। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। क्या बात है। तो न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, ये गाना सुनते हैं। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये
मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था, जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। एक चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि शरत फिल्म में 2 गाने ऐसे होते हैं जहाँ चांद का जिक्र है। ये चांद से क्या कनेक्शन था बिहारी साहब का? एक्चुअली ना चांद से सिर्फ शर्त में नहीं, आप 2 गाने उनके अक्सर गानों में चांद है। ऐसे क्यों है? कोई इसकी वजह आपको पता है? मुझे तो कोई वजह पता नहीं है। आगे चल के उनके काफी रोमांटिक गाने भी आए हैं। तो चांद तो मतलब एक रोमांस जब आता है, अगर जब आप मोहब्बत की बात करें, इश्क की बात करें, तो हर जो शायर है या प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका की या किसी की भी तुलना चांद से ही करता है। क्या बात है, तो प्यारी बात है। डैडी शायद बहुत रोमांटिक थे और इसलिए उनको चांद पसंद था। उनके सारे मतलब तकरीबन हर फिल्म में एक गाने में चांद तो है ही मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा, गानों की बातें तो हम करेंगे, लेकिन मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात कहीं पढ़ी है। अब वो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो शादी करना चाहते थे और मुश्किल हालात थे और उन्होंने तब एक गाना जैसा लिखा था। जी जी जी, या हम कहें कि शायरी लिखी थी। जी जी। ये किस्सा जरा सुनाइए तो हमें। अच्छा, तो ये किस्सा ये है कि वो 1953 आई थिंक 53, क्योंकि हम उधर ही हैं इसीलिए। जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई थी, मेरी अम्मी से हुई थी बम्बई में। बम्बई में, जी हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो वो उनको उर्दू पढ़ाने जाते थे। हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी उनका भी मतलब कुछ दिलचस्पी फिल्मों से थी एक्टिंग में, तो उस वक्त तो उर्दू बहुत चलती थी। तो वो उर्दू पढ़ाने जाते थे मम्मी को, और मम्मी को उर्दू नहीं आती थी, उनका मदर टंग मराठी था। तो डैडी जाते थे, तो उन्होंने फिर उस वक्त मतलब पढ़ाते पढ़ाते दोनों में बहुत प्यार हो गया। अब ये हो गया, तो जब शादी की बात आई तो फिर डैडी ने एक नज्म लिखी थी, गाना लिखा था, जो तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। लेकिन उनके हालात 1953 की बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही आप सरप्राइज है, आप लोग, मुझे सबको आश्चर्य लगता है, लेकिन वो 1953 की बात थी। तो डैडी ने ये पूरा लिखा था यही कहने के लिए कि भाई मेरे हालात तो अभी ऐसे हैं और आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, कैसे हालात रहेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने उनको कहा कि आप सोच लीजिए। तो ये गाना उसके बाद में आपके बिल्कुल सही करें, प्यार झुकता नहीं में वही सिचुएशन आया था, मेरा ख्याल है 30-35 बरस बाद। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ज्यादा ही, शायद 83 में 84 में रिलीज हुई थी प्यार झुकता नहीं। 35 बरस के जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, मोटे तौर। तो फिर वो गाना उसमें आया था और सिचुएशन पे एकदम फिट था वो गाना। तो वो उन्होंने यहाँ इस गाने को, जी जी, ये इस गाने को। अब जरा ये सोचिए कि जिंदगी में जो घटता है वो किस तरह सिनेमा में जाता है, लोगों को पता नहीं, लेकिन ये गाना अपने दौर का बहुत ही हिट गाना है। और मेरा ख्याल है कि 80s के गानों का जब जिक्र आता है, प्यार झुकता नहीं के गानों का जब जिक्र आता है, तो इस गाने के बिना कहाँ लोग आगे बढ़ते हैं। हम भी नहीं बढ़ेंगे, हम भी इस गाने को सुनेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे।
हमें छोड़ा नहीं करते। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा। मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, जो चाहो तो बस मैं यही दे सकूंगा। मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कमाल की बात, बहुत कम लोगों को पता होगा, बल्कि मुझे लगता है शायद किसी को नहीं पता होगा कि इस गाने का कनेक्शन 1953 से है। और दूसरी बात यह है कि बिहारी साहब की जाती जिंदगी से, उनकी शादी से इस चीज का कनेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज मैंने ये सुनी थी कि वो बस से सफर किया करते थे और टिकट के पीछे गानों के बोल या जहन में कौंधी शायरी लिख लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा कि उनका जो संघर्ष था वो खत्म ही नहीं हुआ था। मतलब जी, जहाँ थोड़ा आगे बढ़ते थे वो कुछ काम मिलता था, फिर कुछ वजह से, कुछ घर के हालात या कुछ और वजह से तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो वो बस से ही ट्रेवल करते थे। रिक्शा तो फिर ठीक है चल करते ही थे। तो वो डैडी का ऐसा नहीं था कि एकदम खामोशी चाहिए या कहीं बैठ के लिखना है। उनको बस में बैठे बैठे भी या कहीं बैठे बैठे भी कुछ याद आ जाता था या कुछ मुखड़ा आ गया जहन में या कुछ तो वो फिर टिकट के पीछे लिख लेते थे फौरन। पेन उनके हमेशा जेब में रहता था तो वो लिख लेते थे। फिर वो लाके मम्मी को दे देते थे कि भाई इसको संभाल के रखो, ये मुझे याद आ गया था, मैंने लिख लिया है। तो मम्मी या तो उसको किताब में लिख लेती थी या फिर उसके कुछ गीत ही बन जाते थे। अच्छा, ये कमाल की बात है। और एक चीज और है कि बिहारी साहब की जिंदगी दरअसल जद्दोजहद और परेशानियों की एक दास्तान है, जिसमें बीच बीच में कहीं कामयाबी की रोशनी नजर आती है। मैं लगातार ये देखता हूँ कि इतना बड़ा शायर, लेकिन पता नहीं किस्मत की क्या कहानी थी। क्या शुरुआती दौर में कुछ बच्चे नहीं रहे, इस तरह का भी कोई अफसोस था? नहीं, शुरुआती दौर में तो नहीं। वो पहला मतलब मेरा छोटा भाई जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, नूरुल हुदा बिहारी, जिसका डैडी ने नाम रखा था अपने भाई पे, उनका इंतकाल 1977 में हुआ था स्विमिंग पूल में। तो वो उस वक्त कुछ मेरे ख्याल से 19-20 साल थे। तो वो एक था और वो तो बहुत बड़ा झटका था हम सबके लिए। और जब हम जुहू पे ही रहते थे, और उसके बाद 1983 में मेरा छोटा भाई मतलब दूसरा भाई नजमुल हुदा बिहारी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी। वॉज इंजीनियर, सीमेंस में काम करते थे, लेकिन वो छोड़ के ये डैडी के हालात को देख
देख के कि भाई मैं अपना कुछ करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी, उसमें उनकी मशीन से एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका इंतकाल हो गया था। ये बहुत बड़े सेटबैक थे, बहुत ज्यादा 2 बड़े सेटबैक थे, जिसमें तो डैडी बिल्कुल टूट ही गए थे। मतलब जी, जैसे आप देखेंगे कि उसके बाद ही ये सब लक्ष्मीकांत पैरेलल आती चली गई। जी हाँ, लक्ष्मीकांत पैरेलल सारी फिल्में जो की है, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, तेरी मेहरबानियां, जिनका जिक्र करेंगे आगे चल के। जी जी बिल्कुल, जाहिराना तौर पर कि इनका भी जिक्र होना जरूरी है। लेकिन अभी वापस चलते हैं 50 के दशक में और बिहारी साहब की इस यात्रा पर एक नजर डालें तो संगीतकार रवि से उनका एक नाता बना जी। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि रवि हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे, बिल्कुल जाहिर है कि वहां से कोई कनेक्शन तो बना होगा। बिल्कुल ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ाई। बिल्कुल। तो रवि अंकल का जो था वो, जैसे आपने कहा, हेमंत कुमार जी के असिस्टेंट थे, और जब उनको फिल्म्स मिलने लगी एज द सोलो म्यूजिक डायरेक्टर, तो उन्होंने आना जाना डैडी का था, डैडी के साथ में, तो उन्होंने डैडी से घर संसार फिल्म में पहले गाना लिखवाया था। घर संसार के बाद में काफी दुल्हन और मेहंदी वगैरह काफी फिल्मों में उन्होंने डैडी के साथ काम किया है। लेकिन घर संसार बहुत महत्वपूर्ण थी, छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते। नहीं। और उसका जो मुझे गाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बिल्कुल डैडी जैसे थे, मतलब वो जो उनका जैसा नेचर था, वो जैसे वो थे। मैं समझ गया किस गाने की बात हो रही है। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। क्या बात है। तो मेरे डैडी बिल्कुल वैसे ही थे वो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। और मैं जब वो गाना सुनती थी बचपन में, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आता था। जब भी मेरे आंख नम हो गई है, तो मुझे ये गाना बहुत पसंद था, और घर संसार में उनके और लोरी थी। सुनते हैं पहले। जी बिल्कुल, सुना दीजिए। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले दो घड़ी के हैं बादल ये काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले। ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, सहे जा सितम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले
करने वाले भलाई किए जा, ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज का गाना, घर संसार फिल्म का। और आपने कहा कि इस गाने को सुन के आप बहुत जज्बाती हो जाती हैं। कोई घटना याद कर सकती हैं बचपन की? डैडी किस तरह से लोगों के काम आया करते थे और खुद को दांव लगा के भी दूसरों का भला करते थे? इससे कोई घटना तो नहीं है, लेकिन वो थे बहुत नरम दिल के, ये मुझे पता है। जैसे उनको किसी का दुख नहीं देखा जाता था, और वो मतलब जो उनके दिल में था, अगर वो चाहते किसी को कुछ बोलना, तो जो दिल में था वो ज़बान पे होता था। मतलब ये नहीं कि दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। तो वो वैसे नहीं थे। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा उनका ड्रॉबैक इसी वजह से भी रहा है, क्योंकि ही वॉज वेरी आउटस्पोकन। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, हेमंत अंकल, रवि अंकल के साथ भी हमारे फैमिली जैसे रिलेशन थे। उनके घर में फंक्शंस वगैरह होते थे, तो मुझे याद है बचपन में मैं उनके साथ, डैडी मुझे लेके जाते थे साथ में। बस, तो रवि अंकल का ये गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी, मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी, मेरा कहना ना टालना। घर संसार का एक और गाना है जो लोरी है। लोरी है, हाँ। उसके बारे में बताइए। सपनों की डोर बनी पलकों का पाल। डैडी की लोरी, अब मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कुछ 6-7 डैडी ने आज तक लोरी लिखी है। तो इसमें भी एक है कि बच्चों से डैडी को बहुत प्यार था। डैडी ने जैसे भी हालात रहते थे, लेकिन वो प्यार हमें बहुत करते थे, और जो भी चीज हमारी जरूरत की है वो बिल्कुल पूरा करना चाहते थे किसी भी तरीके से। तो इसलिए उनको बस लोरी लिखना पसंद था। तो ये लोरी भी है, एक अच्छी लोरी है। इसके बाद में काफी फिल्मों में मैंने लोरी लिखी है। जी। और फिर जो पहला मतलब गीत ओपी नैयर के साथ भी उनका था, वो भी मेरे ख्याल से वही पहला गीत था। थोड़ा उसमें कंट्रोवर्सी है, पता नहीं शायद, तो वो था, वो भी लोरी थी, मिट्टी में सोना के। अच्छा। ये और दुनिया रहे न रहे
है क्या पता। क्या बात है, वो भी लोरी थी जी। अब यहाँ जो मैंने पढ़ा है उसका जिक्र करके आगे बढ़ता हूँ कि बसंत फिल्म में भी उन्होंने गाने लिखे थे और वो गाना था नैनों में सूरज की। ये जो फिल्म है, कहते हैं कि इस फिल्म के जरिए नैयर और बिहारी साहब की मुलाकात होती बिल्कुल है। बिल्कुल, ये भी मुझे अभी पता चला, आप भी बता रहे हैं और मुझे और कई लोगों ने बताया है। लेकिन मुझे पता था जो वो था कि मिट्टी में सोना में डैडी का पहला गाना था नैयर अंकल के साथ, जो लोरी थी। ठीक है, उसके बाद में एक मुसाफिर एक हसीना आई थी जी। तो हो सकता है मैं गलत हूँ। यात्रा है उसमें नैयर साहब के साथ उसके बाद लगातार काम है और जो कामयाबी है जी वो नैयर साहब के साथ ही मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी यादें हैं नैयर साहब कि नैयर अंकल की तो बहुत यादें हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही उनके साथ हमेशा उनके बच्चों के बर्थडे में, उनकी जो बेटियां थी सोनू मोनू, वो मेरे से 2 साल आगे पीछे थी बड़ी, और फिर लक्ष्मी, और फिर एक मुसाफिर एक हसीना के दौरान जब थे हम, उनके घर पे भी मैं काफी बार गई हूँ, जो चर्च गेट ए रोड पे था, शारदा। जी जी बिल्कुल। और घर पे भी आते थे नैयर अंकल, तो उनके साथ डैडी का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। क्योंकि एक ये बात भी है कि जो नैयर अंकल थे वो हमेशा अपना बर्थडे, जैसा भी 16 जनवरी को उनका बर्थडे होता था, वो अपना जन्मदिन ताजमहल होटल में मनाते थे। वहां पे उनके नॉन फिल्मी दोस्त आते थे, कोई भी फिल्म का नहीं होता था एक्सेप्ट डैडी और मम्मी। अच्छा जी, वाह वाह। हर साल डैडी मम्मी उनके बर्थडे पार्टी में रहते थे। और उनके काफी सालों बाद, नैयर अंकल का तो सबको पता है, मतलब ज्यादातर लोगों को, मतलब एक स्टोरी उनकी भी, एक बहुत दुख भरी कहानी है उनकी भी, मगर मैं उनको फिर बहुत सालों के बाद एक प्रोग्राम में मिली थी। उसके बाद फिर मेरा उनसे मतलब टेलीफोन वगैरह पे बातचीत होती थी, क्योंकि वो ठाणा में रहते थे। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को समझती हूँ कि मैं उनके लास्ट राइट में, मतलब उनका इंतकाल जब हो गया था तो मैं वहां पे गई थी और उनके अंतिम संस्कार में मैं मौजूद थी। और हमने उनको बहुत अच्छे से अलविदा कहा था, सारे उनके गाने गा गा के उनको हमने वहां पे अग्नि दी थी। जी, एक मुसाफिर एक हसीना 1962 में आई थी जी। और ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि एस.एच. बिहारी साहब की जो यात्रा है उसकी ऊंचाई बनी ये फिल्म। और इस फिल्म में 3 गाने बिहारी साहब के थे। एक तो था बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, जो बहुत ही ज्यादा हिट मकबूल हुआ था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था। और मुझे लगता है कि कहीं यूं भी था कि बिहारी साहब अपनी कामयाबी को ये कह रहे थे कि बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। ये नैयर अंकल को कह रहे थे वो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, मेरी जिंदगी में पलट के न आए, बहुत शुक्रिया।
मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। फिर दूसरा था तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। क्या बात है। और फिर वो था मुझे देखकर आपका मुस्कुराना। ये क्या कमाल की बात है, नाजुक क्या तरीन है? गाना, मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है। फिर और क्या है। कोई कहानियां हैं, कभी कुछ बताया हो उन्होंने नैयर साहब के साथ काम करने को लेके, क्योंकि नैयर साहब के काम करने का ढंग और उनकी खुद की शख्सियत बड़ी सख्त थी बहुत, मतलब वो दिखते भी बहुत सख्त थे। मेरी खुद की मुलाकातें रही इसी स्टूडियो में जहां हम बैठे हैं, यहाँ मैंने नैयर साहब से बातचीत की है, तो जाहिर है कि उनकी जो सख्ती है वो मैंने देखी है। वक्त के बहुत पाबंद थे वो, ठीक है ना, तो आपको पता है उसमें भी और किस भयंकर शब्द ज्यादा सही होगा जी हाँ, इतने पाबंद। तो वो बहुत पाबंद थे, तो बस डैडी का यही था कि बस वक्त पे पहुंचना है फेमस स्टूडियो, क्योंकि वहाँ उनका ऑफिस था, वहीं पे उनको जाना होता था, तो वहीं जाते थे, मतलब वक्त पे जाना था। और मैंने जैसे बताया आपको अभी कि अगर वो उनके फंक्शंस में जहाँ कोई नहीं होता था फिल्म वाला और डैडी होते थे, तो फिर आप समझिए कि काफी करीब थे। और शायद आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने डैडी को कहा है कि मैंने इनको शायर आजम को खिताब दिया है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया है। जी। और उन्होंने कहा था, ये मेरे पास है रिकॉर्डिंग भी, कि बहुत जल्द वो गाना लिख लेते थे। हाँ, और नैयर साहब का काम ऐसा था कि... और नैयर साहब का काम, एक और बात है आप बताओगी नैयर अंकल के बारे में, कि वो मुझे डायरेक्टर थे जो पहले एक्चुअली मतलब गिव फुल क्रेडिट टू द लिरिक्स, गाने वर्ड्स को, मतलब जो गीत के जो बोल होते थे, तो वो बोल लिखवा लेते थे पहले, बाद में धुन बनती थी। बाद में धुन बनती। और ये बात उन्होंने इसी स्टूडियो में, इसी जगह पर जी इंटरव्यू में कही है कि एक भी गाना उन्होंने धुन पर नहीं लिखा। बिल्कुल, मतलब और उनको उर्दू का इतना उनपे वो था ना, उर्दू लैंग्वेज का, तो उनको पता था वो बराबर, मतलब उसी बात पर अगर आप चाहें तो मैं एक वाक्या बता सकती हूँ आपको। मोहब्बत जिंदगी है जो फिल्म थी, उसमें एक गाना था जो बहुत डैडी को परेशान किया था, वो पसंद ही नहीं आ रहा था नैयर अंकल को, और उनको आ गया तो प्रोड्यूसर को नहीं पसंद आ रहा था, तो वो काफी 2-3 दिन तक उस पर काम होता रहा, फिर आखिर में जाके वो गाना बन गया। अच्छा जी, उसके बारे में बताइए ना, मोहब्बत जिंदगी है की दास्तान में, कि वो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें उनको मतलब कुछ डैडी लिख रहे थे, मुखड़ा लिख रहे थे अंतर, लेकिन मुखड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था, जी कुछ बात बन नहीं रही थी, मतलब नैयर अंकल को कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ में आया तो प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर आखिर में वो गाना बन भी गया और काफी हिट भी हो गया। मैंने सुना है कि आशा जी ने कहा चलो चाय पिलाते हैं तुमको, और फिर कहीं लेके गई और फिर वहाँ उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूं गाना लिख लेते हैं तो अभी क्या। हाँ बिल्कुल, आज क्या हुआ है? सही बात है। तो ये जो गाना बना, ये कौन सा गाना था? ये वो गाना था जो था, न जाने क्यों तो हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, शीशा तोड़ता, शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। क्या बात है। तो ये आखिर में ये गाना, ये भी एक गाने के बनने की कहानी है। जी। लेकिन हम आ गए थे 1962 की तरफ, जहाँ हमने एक मुसाफिर एक हसीना की बात की थी। तो दूसरे गीतकारों के साथ बिहारी साहब के भी बीच बीच में गाने नैयर साहब के यहाँ होते रहे, और वो लगातार उनकी फिल्मों का हिस्सा बने रहे। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर डैडी की जो फिल्म आई थी जिसमें सारे गाने डैडी के थे, और जो अभी आज के दौरान हम लोग कहते हैं एल्बम, तो जो एल्बम, पूरा ही एल्बम फेमस था, वो थी कश्मीर की कली। वो तो बेमिसाल नायाब फिल्म, और तो वो आई थी 1964 में। जी बिल्कुल, शक्ति सामंत की, क्योंकि शक्ति सामंत के साथ भी उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है एक जमाने। इंस्पेक्टर, मतलब डैडी ने ही उनको दिलवाई थी वो पिक्चर। हमने उसका गाना सुना था कि नहीं सुना था? पीछे दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। जी बिल्कुल, वो गाना भी बिल्कुल सुनाना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, विविध भारती में हम पुराने गानों के तो बहुत ज्यादा कदरदान है, और हम वो रेडियो स्टेशन है जिन्होंने कभी पुराने गानों का दामन नहीं छोड़ा। तो इंस्पेक्टर फिल्म का वो गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में भी हम खूब बजाते हैं, दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। अब कश्मीर की कली की तरफ आइए। कश्मीर कली के तो सारे गाने ही बहुत फेमस थे, आपको पता है उसमें कौन सा। लेकिन हमने ये सुना है कि शम्मी कपूर को ऐतराज था। ये कहानी आती है कि शम्मी कपूर ने कहा कि भाई ये गीतकार, क्योंकि शम्मी कपूर की अपनी एक टोली थी गीतकारों और संगीतकारों की, तो फिर ये बात आई कि गाना लिख लिया जाए, पसंद आएगा
तो फिर रखा जाएगा, नहीं तो गीतकार चेंज भी हो सकता है। और कश्मीर की गली के गाने शम्मी कपूर के सबसे फेवरेट गानों में से बने। एक से बढ़ के एक गाने हैं, चाहे वो दीवाना हुआ बादल हो, बल्कि जो गाना मुझे ज्यादा पसंद है, आप अपनी पसंद का गाना बताइए, फिर मैं अपनी पसंद का गाना बताता हूँ। कश्मीर की गली का सबसे ज्यादा पसंद मुझे ज्यादा पसंद है इशारों इशारों में, और मुझे ज्यादा पसंद है दुनिया उसी की। हाँ, वो तो खैर वो तो गाना मतलब अलग ही है वो गाना, क्योंकि रफी साहब ने ऐसा गाया है उसको। और फिर अभी आपने जैसे शम्मी जी का कहा कि वो मुझे नहीं पता कितना सही है, क्योंकि बाद में उन्होंने जो एक्टिंग की थी उसमें, जो उन्होंने जो सैक्सोफोन भी बजा था उस गाने में, वो भी कमाल का था। तो दैट सॉन्ग या ये दुनिया उसी की जमाना, करेक्ट। तो इसको सुनते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को सुनिए। जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में लुटा जो